गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से भी। तो क्या विशेष है आज के गांव किसान में, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले खेती किसानी में आपको जानकारी देंगे पराली प्रबंधन के बारे में। उसके बाद हमारा पशुधन में आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान गिर गाय पालन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। और अंत में आपकी मुलाकात होगी कामयाब महिला किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। पराली हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। इसका उचित तरीके से प्रबंधन नहीं करने से हमारे किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जहां उनका खेत अगली फसल के लिए तैयार नहीं हो पाता, वहीं इसे जलाने से उनकी मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और साथ ही मानव स्वास्थ्य के अलावा हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक है। ऐसे में हमारे किसान कैसे उचित रूप से इसका प्रबंधन कर सकते हैं और अगली फसल के लिए अपने खेत को तैयार भी कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के बीच कम समय होने के कारण किसान शॉर्टकट का इस्तेमाल करने लगते हैं और पराली को आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकें जहां हमें कम समय में तैयार होने वाली किस्में दे रही हैं, वहीं पराली प्रबंधन के रास्ते भी खोल रही हैं। ये समय रबी गेहूं की बुआई का है। किसान धान कटाई के बाद किसान 3 तरह से पराली प्रबंधन कर गेहूं बिजाई कर सकते हैं। इससे जहां पराली का समुचित निपटारा हो जाता है, वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा होता है। धान गेहूं फसल चक्र में धान की पराली जलाने की काफ़ी बड़ी समस्या है। खासकर कंबाइन से कटाई किए खेतों में किसान कुछ ऐसा करते हैं कि कटाई उपरांत उसमें आग लगा दी जाती है। इससे प्रदूषण फैलता है और जो है पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इसी समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जहां यथास्थान मशीनों द्वारा इनका प्रबंधन करना है। इस कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को ट्रेनिंग दी, जागरूकता कैंप लगाए, अनेक कार्यक्रम किए, किसानों को जागरूक किया और मुख्यतः हमने 3 तकनीकों पर काम किया। एक तकनीक में ये है कि कंबाइन की कटाई के बाद आपका फसल अवशेष है और गेहूं की बिजाई में आपको 15-20 दिन बाकी हैं, तो आप उसको ज़मीन में मिलाइए और फिर समय आने पर गेहूं की बिजाई कर दीजिए। दूसरी अवस्था में हमने किया कि आप 0 टिलेज मशीन से खड़े फानों में गेहूं की बिजाई कीजिए। उससे फसल अवशेष प्रबंधन भी होगा, पैदावार भी बढ़ती है, खर्चा भी कम होता है। तीसरी स्थिति में अगर फसल अवशेष की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कंबाइन कटाई हुआ खेत है, तो उसमें आप SMS लगी ही कंबाइन से कटाई कराएं और कटाई उपरांत 2-3 दिन के अंदर जैसा जो है नमी की स्थिति हो, तुरंत जो है हैप्पी सीडर द्वारा बिजाई करें। ये एक बहुत उत्तम तकनीक है जिसे फसल अवशेष का प्रबंधन होता है, पैदावार बढ़ने की संभावना रहती है, ज़मीन को ताकत मिलती है और बहुत सारी जो है इसके लाभकारी परिणाम मिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लंबे टाइम तक भी शोध किए गए। इन सभी तकनीकों में ये पाया गया कि किसान को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि लाभ होता है। सिर्फ जागरूकता फैलाने की बात है, किसानों को जो है ये विश्वास दिलाने की बात है कि इन तकनीकों को अपने खेत में अपना सकते हैं। पराली जलाने की कोई भी कारण नहीं है। अगर किसान और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर जिस गति से काम किया है, तो हमें आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पराली जलाने का कोई भी जो है कारण नहीं बचेगा और किसान बहुत अच्छा इसका प्रबंधन करेंगे, अपनी ज़मीन को ताकत देंगे, अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, अपना खर्चा घटाएंगे और शुद्ध वातावरण करेंगे। पराली प्रबंधन के लिए किसान का जागरूक होना जरूरी। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार नई तकनीकों से किसानों को कराता है अवगत। 3 मुख्य तकनीकें अपनाकर करे धान के खेत में गेहूं की बुआई। बुआई के 15 दिन पहले पराली को जमीन में मिला दे। 0 टिलेज मशीन का प्रयोग करें। हैप्पी सीडर से करे सीधी बुआई।
हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जिससे धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को मल्च के रूप में उसी खेत में अगली फसल के लिए जोत सकते हैं। इस यंत्र में आगे की ओर रोटावेटर यूनिट लगी होती है जो कि मिट्टी को कतार में जुताई कर सीड बेड तैयार करता है। इसमें रोटर धान की पराली को दबाने का काम करता है और इस मशीन से करीब 6 से 8 एकड़ में एक दिन में बुआई की जा सकती है। इस मशीन से बुआई करने से अवशेष की एक परत ऊपरी सतह पर बन जाती है जो मिट्टी में नमी को बनाए रखती है। इसके साथ ही गेहूं की बुआई करने से पैदावार में इजाफा तो होता ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। किसानों की बढ़ती जागरूकता पराली प्रबंधन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। इससे जहां पराली प्रबंधन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं किसानों को कई तरह के लाभ होंगे। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट पराली प्रबंधन पर। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे हमारे किसान नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गाँव किसान। छोटा सा ब्रेक। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में हम आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे हमारे किसानों के लिए पशुपालन लाभकारी साबित हो सके। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे गिर गाय के बारे में। जी हाँ, जब बात होती है अच्छी नस्लों की तो ऐसे में गिर गाय हमारे पशुपालकों की पहली पसंद होती है। इसके कई अच्छे गुण हैं, जैसे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य गायों से बेहतर है, साथ ही इसकी उत्पादकता भी काफ़ी अधिक है। तो कैसे हमारे पशुपालक गिर गाय पालन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डेयरी में दिनों दिन उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु की नस्ल का चुनाव सबसे अहम होता है और जब बात देसी गाय में उच्च नस्ल की होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर भरपूर उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध, घी, गौमूत्र, यहाँ तक कि गोबर भी अच्छे दाम पर बेचा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन हानि की आशंका कम हो जाती है। सबसे पहले गिर गाय के नाम के पीछे की कहानी जान लेते हैं। इसका नाम गुजरात के गिरवन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र गुजरात में सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली जिलों में है। इसकी लोकप्रियता राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक फैली है। इसीलिए इसकी संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसकी मुख्य रूप से 2 नस्लें प्रचलित हैं। उन्नत नस्लें स्वर्ण कपिला, देवमणि। अब बात कर लेते हैं इसकी पहचान पर। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। इसका माथा चौड़ा होता है। गिर गाय के कान सबसे लंबे होते हैं। इसके सींग लंबे व घुमावदार होते हैं। थन पूर्ण, विकसित और हम्प पाया जाता है। गिर गाय से एक दिन में 50 लीटर तक दूध लिया जा सकता है। यही वजह है पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। पहले ये सिर्फ गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आसानी से देखी जा सकती है। इसका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। गिर अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। इसका वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब पशु को अच्छा आहार दिया जाए। गिर गाय से बेहतर दूध का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए संतुलित पोषण आहार देना चाहिए। 100 किलो आहार का मिश्रण बनाने के लिए बिनौला की खली 10 किलो, चने व मूंग की चूरी 25 किलो, गेहूं व मक्का का दलिया 40 किलो, सोयाबीन की चूरी 22 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो, नमक 1 किलो मिलाकर तैयार कर सकते हैं।
तैयार बाटा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। वहीं दूध देने वाली गाय के लिए 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त देना चाहिए। इसके अलावा बाहर चराने से भी बेहतर उत्पादन मिलता है। आहार आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए साल में 4 बार डिवॉर्मिंग कराएं। वातावरण में नमी बढ़ने पर बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय पर टीकाकरण कराएं। तो ये थे गिर गाय पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे बाह्य परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी है छोटा सा ब्रेक। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी दिशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। खेलो। इसमें खुशियों का पता है। स्वाद भी होगा, सेहत भी होगी। बात अब मोटे अनाज की होगी। जब होगा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, तो मोटे अनाज से मोटी कमाई भी होगी। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श में मोटे अनाज से मोटी कमाई 3 दिसंबर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए हम नजर डालते हैं कामयाब किसान पर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में हमारी महिला किसान कृषि के क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं नागालैंड की एक महिला किसान से, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई और अन्य महिला किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। किस तरीके से बागवानी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी रुचि को एक नया स्वरूप दिया है और साथ ही आज के दौर में वो एक उदाहरण बन गई हैं। आइए देखते हैं आज की कामयाब महिला किसान की कहानी।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सर्दियों की रातों में तापमान 0 से भी नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। ये मनोरम दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बादलों ने हरियाली को गले से लगा लिया हो। घुमावदार रास्तों से होते हुए पफोत्सेरो पहुंचा जाता है। पफोत्सेरो 5th जिले में आता है, जो समुद्र तल से 6,998 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी पफोत्सेरे गांव में रहती है महिला किसान कुहू खरूल खामो। कुहू खरूल अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती है। सुबह से परिवार में अपने बच्चों को कॉलेज व स्कूल भेजने के बाद शुरू होता है पशुपालन और खेती के साथ तालमेल। उनके पिगरी फार्म में फिलहाल 13 सुअर है, लेकिन उनके सुअर बाकी की तुलना में कुछ अलग है, जिसकी खास वजह उनको दिया जाने वाला खान पान है। यही वजह है कि इनके सुअर के बच्चे साल में कम से कम 140 किलोग्राम के हो जाते हैं। वो इन्हें आहार में ज्यादातर जंगली पत्तेदार सब्जियां, गेहूं का चोकर, सूखी मछलियों का पाउडर और धान का भूसा देती हैं। इसके अलावा शाम के समय आग पर पकाया खाना दिया जाता है। विशेष देखभाल के कारण ही कुहू खरूल एक साल में 10 से 15 सुअर बेच लेती है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। उनके जिले की एक और व्यवस्था है कि यहाँ बाहर से मांस आयात नहीं किया जाता। आयात में लगे प्रतिबंध के कारण फिक्स जिले में पोर्क की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे यहाँ के पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। ये तो हुई पशुपालन की बात। खेती में देखा जाए तो कुहू खरूल कीवी, सेब और आलू बुखारे के बागों को बड़े प्यार से सहेजती है। इनके छोटे से कीवी और सेब के बाग में करीब 100 पेड़ लगे हैं, जिन्हें साल 2005 में रोपा गया था। वो बताती हैं कि मौसम आने पर ये पेड़ फलों से लद जाते हैं, जिन्हें देखकर कुहू खरूल को बेहद खुशी मिलती है। उन्होंने फूलों का पॉली हाउस भी लगाया है, जिसे इन्होंने साल 2015 में शुरू किया था। इनके पॉली हाउस में जेरेनियम, इम्पेशंस, बिगोनिया और अन्य मौसमी फूल लगे हैं। इन्हें फ्लावर शो प्रतियोगिता के दौरान किसी एक श्रेणी में पहला पुरस्कार भी मिला है। वो बताती है कि फूलों की खेती में उन्होंने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, बल्कि बीज बोने से लेकर फूलों की तोड़ाई तक सब कुछ खुद ही सीखा है। लेकिन उनकी बागवानी के पीछे सबसे अच्छा पक्ष है जैविक खाद का इस्तेमाल, जिसे वो सुअरों के गोबर से तैयार करती है। अपने दायरे में इजाफा करते हुए कुहू खरूल परिवार की मदद से रेशम कीट पालन भी कर रही हैं। वो बताती है कि रेशम कीट पालन के लिए तमिलनाडु से बीजों को मंगवाया गया है। वो इसीलिए इसमें दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि इसमें कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता और मुनाफा ज्यादा मिलता है। कुहू खरूल आज अपने गांव ही नहीं बल्कि जिले में मिसाल बनकर उभर रही है। एक समय में कई विधाओं में परंगत होने के कारण जहां उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, वहीं पफुत्सेरो की धरती भी संवर रही है। तो ये थी हमारी आज की कामयाब महिला किसान। आशा करते हैं उनके जीवन से आप भी ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।